हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के हम इस वीडियो में हिस्टोपैथोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ग्रॉसिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी, वो हम स्टडी करेंगे। अच्छा, हिस्टोपैथोलॉजी के प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाए हैं जिसमें कि फिक्सेटिव्स के बारे में बताया है। तो आज का ये वीडियो जो है वो डिमांडिंग वीडियो था, इसलिए मैं इस पर लेकर आई हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि हिस्टोपैथोलॉजी की पूरी सीरीज़ लेकर आऊँगी मैं, जिसमें कि सारे छोटे बड़े टॉपिक हम कवर करेंगे। देखो, हिस्टोपैथोलॉजी जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। हमने फिक्सेटिव स्टडी कर ली। अब हिस्टोपैथोलॉजी के लैब्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, ठीक है। माइक्रोटोम क्या होता है, माइक्रोटोमी क्या होती है, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमें माइक्रोटोमी करते टाइम, ठीक है। माइक्रोटोमी इन हिस्टोपैथोलॉजी इज़ नॉट एन ईजी, बहुत टफ होती है माइक्रोटोमी। तो टफ इसलिए है, एक तो उसमें स्किलनेस चाहिए और दूसरा आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं उसके लिए अलग वीडियो लेके आऊँगी, पूरी मैं सीरीज़ लेके आऊँगी हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, जिसमें कि सारे टॉपिक मैं कवर करूँगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रॉसिंग और प्रोसेस ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक प्रेस करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लास्ट तक देखो वीडियो, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रॉसिंग इज परफॉर्म्ड ऑन डेड एंड लाइव टिश्यू। इन लाइव टिश्यू एंजाइम स्टडी एंड फ्रोजन सेक्शंस। अच्छा, मेरा जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि मैं ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं लिखती हूँ, मैं बिल्कुल लाइन टू लाइन बातें लिखती हूँ। मतलब जब मैं अपने कॉलेज टाइम में थी तब भी मेरा यही होता था कि मैं आंसर बिल्कुल टू द पॉइंट लिखती हूँ, कि बात समझ में आ जानी चाहिए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, मैं ज़्यादा इधर उधर का नहीं करती हूँ। तो वैसा मेरा हाल मेरे यहाँ पे भी है। टिश्यू पे करते हैं। अब ग्रॉसिंग होती क्या है? ग्रॉसिंग का मतलब होता है किसी भी पार्ट को, किसी भी बॉडी पार्ट को, किसी भी ऑर्गन को हमें बिना कुछ किए, ठीक है, बिना किसी माइक्रोस्कोप के यूज़ किए, अपने बेयर आइज से, अपने नेकेड आइज से हमें देखना है उस टिश्यू को, उस बॉडी पार्ट को देखना है। और उसको देखने के बाद हम उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन उससे निकाल सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉसिंग, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी टिश्यू है हमारे सामने तो उस टिश्यू को हम मेज़र कर सकते हैं, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल सकते हैं, उसका साइज़ निकाल सकते हैं, वो किस बॉडी के किस पार्ट से ओरिएंट किया गया हम वो निकाल सकते हैं, किस जगह उसमें प्रॉब्लम है हम ये चीज़ मेज़र करके लिख सकते हैं, वो चीज़ कैसी दिख रही है हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो ग्रॉसिंग के अंदर में आती हैं, ठीक है। ये होता है ग्रॉसिंग। तो ग्रॉसिंग जो है वो डेड टिश्यू और लाइव टिश्यू दोनों पे ही होता है। डेड टिश्यू का मतलब है कि कोई भी बॉडी पार्ट हमने स्पेशल केस का है, उसको हमने हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में स्टोर करके रख लिया, ठीक है। अब क्या है कि अब हमें उसकी स्टडी करनी है, तो अब हम उस टिश्यू को निकालेंगे, उसको हम स्टोर करके फॉर्मेलिन में रखते हैं। और बहुत सारे फिक्सेटिव्स हम यूज़ करते हैं, अभी मैं बताऊंगी सारी चीज़ें, मैं बीच में वो सारी चीज़ें नहीं लाऊंगी वरना सब मिक्सअप हो जाएगा, धीरे धीरे लेके चलते हैं। तो उस टिश्यू को हम फिक्सेटिव में रखते हैं और उसके बाद हम उसको निकाल के उसको ग्रॉसिंग करते हैं, उसमें देखते हैं। तो ये तो हो गया डेड टिश्यू का केस। अब होता है लाइव टिश्यू। लाइव टिश्यू का मतलब ये होता है कि वो टिश्यू जो कि अभी रिसेंट में ही मतलब बॉडी से एग्जिक्यूट हुआ है और उसमें थोड़ी बहुत रेस्पिरेशन कह लो आप, या थोड़ी बहुत एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो चल रही हैं। तो बेसिकली जब हम लाइव टिश्यू की ग्रॉसिंग करते हैं तो वो उसमें हम उसकी एंजाइमेटिक स्टडी करते हैं, एंजाइम्स की स्टडी को स्टडी करते हैं। और ये बेसिकली जो होता है वो उसको हम स्टडी करने के लिए हम उस टिश्यू को फॉर्मेलिन में ना रख करके हम उस टिश्यू को फ्रोजन सेक्शन में डालते हैं, यानी कि -40 और -80 डिग्री के क्रैब स्टार्ट में या रेफ्रिजरेटर में रख करके हम उसको फ्रोज शेल्फ लाइफ होती है या हाफ लाइफ पीरियड होता है, उसको बढ़ा सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि कोई भी पार्ट है उसमें जो सेल्स हैं उनका प्रोसेस अगर वो बॉडी से अलग हो चुका है तो थोड़ी देर तक ही काम करेंगी, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके टेम्परेचर को मेंटेन करें तो उसके फिर हम उस एंजाइम्स के या मेटाबॉलिज्म को जो प्रोसेस है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए हम फ्रोज कर लेते हैं सेक्शन को। तो बेसिकली मैं ये समझाना चाहती हूँ कि ग्रॉसिंग जो है वो लाइव टिश्यू और डेड टिश्यू दोनों पर की जाती है, ठीक है। फ्रोजन सेक्शंस आर टेकन इन OTs. Frozen state gives necessary rigidity for cutting the section. It is used for rapid histopathological diagnosis. तो फ्रोजन सेक्शन जो है वो बेसिकली OTs में यूज़ होते हैं, जब हमें बहुत ही तुरंत रिपोर्ट चाहिए होती है, बहुत जल्दी रिपोर्ट चाहिए होती है, तब हम फ्रोजन सेक्शंस लेते हैं। और फ्रोजन सेक्शंस जो होते हैं वो हमें रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि कटिंग जो होती है वो ईजिली हो जाती है, ठीक है। आगे लिखा है कि फॉर फिक्सेशन 2.4% ग्लूटरल्डिहाइड इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि
कि 2.4% जब ग्लूटाल्डिहाइड जो है हम यूज़ कर रहे हैं वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 10% बफर्ड फॉर्मलिन लेते हैं। मेरा जो फिक्सेटिव का वीडियो है वो प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और 2.4% ग्लूटाल्डिहाइड जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए ही यूज़ होता है। फॉर्मलिन इज 10 to 15 टाइम्स मोर देन द टिश्यू, यानी कि फॉर्मलिन जो है जैसे कोई भी कंटेनर है, ठीक है, उसमें ये आपका टिश्यू पड़ा हुआ है, तो अब उस कंटेनर में फॉर्मलिन जो है वो हम उस टिश्यू के उस पार्ट से 10 to 15 टाइम्स क्वांटिटी में ज़्यादा डालेंगे। मतलब इतना टिश्यू है तो इतना हमें फॉर्मलिन डालना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या होता है और फिक्सेशन क्यों करते हैं और फिक्सेशन क्यों नेसेसरी है, किसी भी टिश्यू की हिस्टोपैथोलॉजी को स्टडी करने के लिए फिक्सेशन क्यों नेसेसरी है। तो लिखा हुआ है कि व्हेन टिश्यू रिमूव फ्रॉम द बॉडी इट बिगिंस टू डिकम्पोज। जैसे ही टिश्यू बॉडी से बाहर आता है उसमें तुरंत डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है, क्योंकि उसका रेस्पिरेशन सेल्स का जो होता है वो बंद हो जाता है, तो वो डिके होने लगता है। टू प्रिजर्व इट्स नेचुरल स्टेट द टिश्यू इज इमीडिएटली प्लेस्ड इनटू फिक्सेटिव एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फिक्सेशन, ठीक है। तो उसकी नेचुरल स्टेट को मेंटेन करने के लिए हम उस टिश्यू को इमीडिएटली फिक्सेटिव में डाल देते हैं, जिससे कि उसकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन जो हो रहा है वो उसमें ना हो और वो फिक्स हो जाए, सारी सेल्स जो हैं वो फिक्स हो जाएं। नाउ एम ऑफ फिक्सेशन। फिक्सेशन का एम क्या है? फिक्सेशन प्रिवेंट ऑटोलिसिस ऑफ सेल्स एंड प्यूट्रिफिकेशन। फिक्सेशन जो होता है वो ऑटोलिसिस, सेल्स का ऑटोलिसिस रोकता है और प्यूट्रिफिकेशन भी रोकता है। अब दो टर्म्स आए हैं, ऑटोलिसिस और प्यूट्रिफिकेशन। अब देखते हैं कि ऑटोलिसिस और प्यूट्रिफिकेशन में डिफरेंस क्या है। ये जो छोटे छोटे बायोलॉजिकल टर्म्स हैं ना, ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप किसी भी जगह काम करने जाओगे और किसी भी अच्छे डॉक्टर के अंडर में अगर आप काम करोगे तो दे विल यूज़ दीज टर्म्स। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ा करो, ध्यान रखा करो कि किसका क्या मतलब है। चलो, ऑटोलिसिस, लिसिस ऑफ सेल्स बाय एंजाइम लिबरेटेड बाय ब्रेकडाउन ऑफ लाइसोसोम, यानी कि ऑटोलिसिस का मतलब है कि सेल्स सेल्फ ब्रेकडाउन हो रही है, मतलब सेल्स जो है वो अपने आप से टूट रही हैं, दैट इज ऑटोलिसिस। एंड प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू बाय बैक्टीरियल एक्शन और फॉर्मेशन ऑफ गैस। और जब कोई भी टिश्यू जो है उसकी सेल्स जो है बैक्टीरियल एक्शन की वजह से, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से अगर उसमें डिके हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड प्यूट्रिफिकेशन। आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा है। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, मैं इसको उस फॉर्म में नहीं लेके आ पाई, बट प्लीज़ ट्राई समझने की कोशिश करिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ अपने सारी वीडियोज़ में कि आपको समझ में आता जाए अच्छे से। दूसरा पॉइंट क्या है कि नॉर्मल रिजेम्बलेंस दैट इज हिस्टोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ सेल्स रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि हम फिक्सेशन इसलिए भी करते हैं ताकि उनकी जो हिस्टोलॉजी है, सेल्स की जो अरेंजमेंट है, सेल्स का जो साइज है, शेप है, वो सारा मेंटेन रहे। ग्रॉसली एंड माइक्रोस्कोपिकली रिजेम्बल्स विद द नॉर्मल टिश्यू, और जो हमारा टिश्यू है वो ग्रॉसली और माइक्रोस्कोपिकली ओरिजिनल टिश्यू से ही रिजेंबल करे, उसका साइज, शेप, उसकी हिस्ट्री, उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज ना हो, वो पुराने जैसा ही रिजेंबल करे, इसीलिए हम उसको फिक्सेटिव में डाल करके इसका फिक्सेशन करते हैं। और लास्ट इसका पॉइंट है कि मेक टिश्यू रेजिस्टेंस फॉर सब्सिक्वेंट डीनेचुरेशन, और जब फिक्सेशन हो जाएगा तब उसको हम सब्सिक्वेंट डीनेचुरेशन के लिए वो रेजिस्टेंट हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रॉसिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ग्रॉसिंग के टाइम पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं ये पढ़ेंगे। सो पहला है ग्रॉस स्टेशन, सीजर, नाइफ, कैसेट्स, ठीक है, कैसेट्स, बोन कटर, बोन काटने के लिए, कैसेट्स जिसमें हम टिश्यू को रखते हैं, नाइफ, सीजर आपको पता होगा, ग्रॉस स्टेशन या कैबिनेट यानी कि जो बोल्ड होता है जिसके ऊपर हम प्रोब एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छा जब भी कभी कहीं इंटरव्यू वगैरह होता है तो हम नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट गिनाते हैं, नाइफ, सीजर, ब्लेड, स्कैपल, फॉरसेप्स, लेकिन अगर आपको अच्छा दिखना है ना उस जगह पे 10 लोगों के बीच में, अगर आपको दिखना है कि हाँ मुझे आता है ज़्यादा, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें हाईलाइट करनी पड़ेंगी अपनी नॉलेज में, ठीक है। सो प्रोब क्या होता है? इट इज़ यूज टू सी एंडोमेट्रियम इज पेटेंट और नॉट एंड टू सी एंडोमेट्रियम कैविटी इज ओपन। जो हमारा सर्विक्स होता है, सर्विक्स की जो एंडोमेट्रियम जो अंदर की लेयर होती है उसको वो पेटेंट है कि नहीं है, मतलब उस प्रोब को हम सर्विक्स के अंदर डाल करके देखते हैं कि हमारी एंडोमेट्रियम जो है वो विजिबल है या नहीं है, या हमारी जो कैविटी है वो उसमें एंडोमेट्रियम दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो प्रोब जो है वो बेसिकली इसीलिए यूज़ होता है कि किसी भी टिश्यू का जो इनर मोस्ट पार्ट है उसको देखने के लिए कि वो विजिबल है या नहीं है। एंड द लास्ट इज हैंड ग्लव्स।
अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि प्रोसेस के टाइम पे जब टिश्यू की प्रोसेसिंग होती है तब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। तो इसमें ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर, जिसको हम हिस्टोकाइनेट भी बोलते हैं, पहले ये मैनुअल तरीके से होता था, बट अब ये ऑटोमेटिक मशीन्स आने लगी हैं जिसमें कि टाइम टू टाइम सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से ट्रांसफ़र होने लगती हैं। अभी जब मैं आपको समझाऊंगी डिफरेंट स्टेप्स जो होते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो पहले हम हाथ से करते थे, टाइमली हमें हटाना पड़ता था, उसको इसमें डालो, उसको इसमें डालो, लेकिन अब क्या है, ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। सो यू नो टेक्नोलॉजी, लेस एफर्ट्स, मोर वर्क, है ना। एम्बीडिंग स्टेशन, जिसमें कि हम टिश्यू का एम्बीड करेंगे। सारे टर्म्स मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, मैं अभी आगे जब है हमारा अगला टॉपिक उसमें हम क्लियर कवर करेंगे। रोटेटरी माइक्रोटोम, अभी आप सिर्फ देखो इन्हें और समझो। वाटर बाथ क्या कि मैंने एक चीज़ लिखी कि 5 to 10 डिग्री रिलीज इन टेम्परेचर ऑफ पैराफिन, यानी कि पैराफिन का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली 60 to 60 डिग्री सेल्सियस, तो जो वाटर बाथ होता है उस वाटर बाथ का टेम्परेचर जो है वो पैराफिन के टेम्परेचर से 10 डिग्री लेस होता है। क्यों लेस होता है? क्योंकि अगर हम उसमें पैराफिन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर रखेंगे तो जब हम अपने स्लाइड टिश्यू को डालेंगे, स्लाइड पे लेकर के, पैराफिन पे लेकर के जब हम उसको डालेंगे वाटर बाथ में, तो क्या होगा, वो तो घुल जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका सेम टेम्परेचर है। इसीलिए वाटर बाथ का टेम्परेचर जो है वो पैराफिन के टेम्परेचर से 10 डिग्री एटलीस्ट लेस रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड बाथ एंड देन क्रायोस्टेट फॉर फ्रोजन सेक्शन। अगर फ्रोजन सेक्शन है तो हम क्रायोस्टेट यूज़ करते हैं। सो अब हम बात करते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग की, कि टिश्यू प्रोसेसिंग जो है वो क्या है और क्या क्या स्टेप्स आते हैं। ठीक है, तो टिश्यू प्रोसेसिंग जो होती है हमारी वो पैराफिन वैक्स टेक्निक की होती है। क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग इज परफॉर्म्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी लैब, तो उसका आंसर होगा कि पैराफिन वैक्स टेक्निक। ठीक है, इसमें पहला प्रोसेस है, यानी पहला जो स्टेप होता है हिस्टोकाइनेट या ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर का, वो है फिक्सेशन। आई डोंट नो कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। नॉलेज कंटेंट के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि ठीक है, लेकिन वैसे 3 झाम जो है वो मेरे वीडियो में नहीं हो पाता है। एक्चुअली मुझे इतनी एडिटिंग अभी आती नहीं है, सो दैट्स वाई। चलो, फिक्सेशन। बफर्ड फॉर्मुलन नॉर्मली यूज्ड ग्लूटरल्डिहाइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पिक्रिक एसिड, अल्कोहल एंड ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। यानी कि फिक्सेशन मैंने बताया कि टिश्यू को फिक्स करने के लिए जो होता है वो हम फिक्सेटिव यूज़ करते हैं, उसी के प्रोसेस को फिक्सेशन कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया कि कौन कौन से रीजेंट्स ले सकते हैं। तो बफर्ड फॉर्मुलन हो गया, ग्लूटरल्डिहाइड हो गया, मर्क्यूरी क्लोराइड हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, पिक्रिक एसिड हो गया, अल्कोहल्स और ऑस्मियम टेट्रोक्साइड जो है वो हम फिक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं। फिक्सेशन के बाद एक स्टेप जो होता है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं मेंशन कर दूँ, डीकैल्सिफिकेशन। ठीक है, ये क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बेसिकली ये मेथड जो होता है, ये स्टेप जो है वो बोन्स के लिए, हार्ट टिश्यू के लिए होता है। डीकैल्सिफिकेशन में हम जो बोन होती है उसको हम सॉफ्ट बनाते हैं। सॉफ्ट कैसे बनाते हैं? हम 5% नाइट्रिक एसिड और 5% फॉर्मिक एसिड में डाल करके हम उसको टाइम पीरियड, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रखते हैं। देन उसके बाद वो उसमें सॉफ्टनेस आती है, उसके बाद उसकी हम सेक्शंस लेके स्टडी करते हैं। तो ये जो है वो बोन्स के लिए ही होता है। ठीक है, बोन्स या बहुत ज़्यादा हार्ट टिश्यू के लिए होता है। इसमें ये होता है कि 0 to 6 mm की अगर उसकी विड्थ है, थिकनेस है उस टिश्यू की, तो फिर हम उसको 6 to 12 आवर्स के लिए एटलीस्ट रखते हैं सोल्यूशन में, डिकैल्सिफिकेशन फ्लूइड में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब ही आप समझ रहे होंगे कि वाटर कंटेंट को रिमूव करना। सो यहाँ पे क्या क्या यूज़ करते हैं? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि जो भी हमारा टिश्यू है उससे हम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिमूव करेंगे, क्योंकि अगर किसी चीज़ में पानी रहता है वो चीज़ सड़ती है। हमें यहाँ चीज़ को सड़ाना नहीं है, हमें यहाँ उस चीज़ को उसी ओरिजिनल स्टेट में रखना है ताकि हम उसकी स्टडी कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से हमें वाटर कंटेंट को रिमूव करना है। अब रिमूव करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं वो देखें। इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या एसीटोन मेनली यूज़ किए जाते हैं। ऑलवेज एडवाइजेबल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना, ऑलवेज एडवाइजेबल टू प्रोसेस टिश्यू इन असेंडिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल, यानी कि हम हमेशा जब भी हम डिहाइड्रेशन करते हैं, ये सजेस्ट किया जाता है कि जब भी हम डिहाइड्रेशन करें असेंडिंग ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल में ही करें। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी कि पहले हम 50%, 70%, 80%, 90% एंड देन 100% और एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है, इस तरीके से हमें डिहाइड्रेशन करना होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी हमारा टिश्यू है, अगर हम उसको सीधे 80% में डाल देंगे या सीधे 100% में डाल देंगे तो हो सकता है उसकी सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाएं। इसीलिए हम उसका अल्कोहल का ग्रेड धीमे धीमे बढ़ाते हैं, पहले 50, फिर 80, फिर 90, फिर 100 करते हैं, ताकि उसमें रिजिडिटी जो है, उसमें सहने की क्षमता जो है ना वो धीरे धीरे बढ़े।
ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए, आप जवाब नहीं दे पाते आप लोग। चलो, सो इट इज़ डन सो दैट वैक्स एंटर इनटू द टिश्यू। अच्छा, करते किस लिए, ताकि अब जो है भाई डिहाइड्रेशन कर देंगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा तो टिश्यू सेल्स में स्पेस हो जाएगी, वहाँ पर वैक्स एंटर कर सके। एक्सेस डिहाइड्रेशन लेड टू हार्ड एंड ब्रिटल वाइल इनकम्प्लीट मेक इट सॉफ्ट। अगर हम बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन कर देंगे, यानी कि हर चीज़ का टाइम पीरियड होता है, उतनी देर के लिए ही उसे वो करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा उसको डिहाइड्रेट कर देंगे तो टिश्यू जो है हमारा हार्ड हो जाएगा और ब्रिटल हो जाएगा, यानी कि अब वो जो है उसको जब हम माइक्रोटोमी जब करेंगे ना तो उसका टूटने का डर रहेगा, और जब हम उसकी स्लाइड्स निकालेंगे ना तो वो सही से नहीं आ पाएगी, सेक्शन कटिंग जब करेंगे वो सही से नहीं आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा डिहाइड्रेशन करने से टिश्यू हार्ड और ब्रिटल हो जाता है, और इनकम्प्लीट डिहाइड्रेशन करने से टिश्यू सॉफ्ट हो जाता है। तो हमें ना टिश्यू को सॉफ्ट रखना है, ना टिश्यू को हमें हार्ड रखना है, हमें टिश्यू को बिल्कुल इतना डिहाइड्रेट करना है कि वो जो है अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर में रहे। चलो, वैसे अब ज़्यादा सही है, मैंने पहले क्यों नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लियरिंग। क्लियरिंग का मतलब है कि हम अब टिश्यू को क्लियर कर रहे हैं। हमने अपने टिश्यू को डिहाइड्रेट कर लिया, यानी कि हमने उससे सारा वाटर कंटेंट निकाल लिया, अब हम करेंगे उसकी क्लियरिंग। ज़ाइलिन मेनली यूज्ड बट टाउलिन, बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म ऑल्सो। ज़ाइलिन हम यूज़ करते हैं क्लियरिंग के लिए, लेकिन हम टाउलिन, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म भी यूज़ करते हैं। ओनली दे आर हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड बिकॉज दे आर मिसिबल विद बोथ एल्कोहल एंड पैराफिन, ठीक है। हम इन्हीं को यूज़ करते हैं, यही हाइड्रोकार्बन्स ही यूज़ होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये मिसिबल होते हैं पैराफिन के साथ भी और अल्कोहल के साथ भी। हमें ऐसा क्लियरिंग एजेंट यूज़ करना है। क्लियरिंग किस लिए करें, टिश्यू क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि अब हम उसमें इन्फिल्ट्रेशन यानी कि वैक्स को हम भरेंगे, तो जब टिश्यू क्लियर होगा तभी जाके वैक्स जो है वो हर पूरी जगह को ऑक्यूपाई करेगी जाके। तो हम यहाँ पे यही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स हैं और ये मिसिबल होते हैं अल्कोहल और वाटर दोनों के साथ में ही। तो क्योंकि टिश्यू हम पहले डिहाइड्रेट कर चुके हैं अल्कोहल से, तो उसमें अल्कोहल प्रेजेंट है थोड़ा बहुत, और अब हम डालेंगे उसमें पैराफिन, तो पैराफिन जाएगी। तो हमें ऐसा क्लियरिंग एजेंट लेना है जो दोनों में घुलनशील हो। ओ माय गॉड, घुलनशील। नेक्स्ट, इनफिल्ट्रेशन या इम्प्रेग्नेशन, ठीक है। तो अब हम करेंगे इनफिल्ट्रेशन टिश्यू का। इट मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ क्लियरिंग एजेंट एंड इम्प्रेग्नेशन ऑफ वैक्स because it maintain the intercellular structure during microtomy। क्लियरिंग एजेंट को जब हम रिप्लेस करते हैं उसको हम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और इम्प्रेग्नेशन का मतलब होता है कि वैक्स की टिश्यू या सेल्स में फिलिंग होना, ठीक। नेक्स्ट है हमारा एम्बेडिंग, कास्टिंग और ब्लॉकिंग। अच्छा, आप लोगों ने मेरे नोट्स में एक खासियत देखी होगी कि मैं एक चीज़ को एक से ही नहीं बताती। अगर फिक्सेशन फॉर्मुलन से होता है तो मेरे पास सिर्फ फॉर्मुलन ही ऑप्शन नहीं होगा, आई हैव 5 मोर ऑप्शंस, ठीक है। तो मेरा पढ़ने का स्टाइल ही यही है कि हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलो। तो आप लोग भी इस चीज़ को अपने लर्निंग हैबिट्स में लाओ कि अगर एम्बेडिंग नॉर्मली बताते हैं कि एम्बेडिंग करना होता है तो उसके आपके एक्स्ट्रा नाम भी पता होने चाहिए कि उसको कास्टिंग भी बोलते हैं, उसको ब्लॉकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने आज की वीडियो में कुछ ज़्यादा तारीफ कर दी है, सो सॉरी दोस्तों, ऐसे ही बस मैं बोलती रहती हूँ थोड़ा। Infiltrated tissue is placed in warm liquid paraffin, which enables the tissue to be cut on microtome by Leucard molds. It can be done with both gelatin and silicone। एम्बेडिंग का मतलब है कि टिश्यू जो है हमारा, अब हम उसमें पैराफिन को फिल करेंगे, ठीक है। या ये कह लो कि हम पैराफिन के अंदर टिश्यू को एम्बीड करेंगे जाके, दोनों एक ही बात है। ल्यूकार्ड्स एल्मोड्स जो होते हैं इनको हम रखते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा वैक्स डालते हैं पैराफिन, उसके बाद हम अपना टिश्यू डालते हैं। तो यहाँ पर एम्बीडिंग, कास्टिंग या ब्लॉकिंग जो है वो प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि मैंने बताया कि पैराफिन, लेकिन कभी कभी हम जिलेटिन और सिलिडोइन भी यूज़ करते हैं। तो ये मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ कि जिलेटिन और सिलिडोइन का यूज़ कब होता है, आपको बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लास्ट है हमारा माइक्रोटोमी। माइक्रोटोमी क्या है, द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच टिश्यू इज कट इनटू थिन सेक्शंस 3 to 5 माइक्रोन। दिस सेक्शन थिन सेक्शंस आर टेकन। माइक्रोटोमी का मतलब होता है कि हमारा टिश्यू जो है वो सारे प्रोसेस हो चुके हैं, उसमें फिक्सेशन हो गया, उसमें डिहाइड्रेशन हो गया, उसकी मैंने क्लियरिंग कर ली है हम लोगों ने, अब उसको हमने इनफिल्ट्रेशन और इम्प्रेग्नेशन भी कर लिया, उसको एम्बीडिंग भी कर दिया है। अब हम उसको करेंगे माइक्रोटोमी, यानी कि माइक्रोटोम में रख के अब हम उसके सेक्शंस लेंगे, ठीक है। माइक्रोटोम कितने तरीके का होता है, माइक्रोटोम के क्या पार्ट्स हैं, ये सारा आपको नेक्स्ट वीडियो बताया जाएगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या कि 3 to 5 माइक्रोन थिकनेस जो होती है टिश्यू लेने की, वो 3 to 5 माइक्रोन की होती है, ठीक है।
सो माइक्रोटोमी के बाद अब हम बात करते हैं स्लाइड एडहेसिव्स की, यानी कि जो माइक्रोटोमी का हम सेक्शन लेंगे पैराफिन का थिन, उसको जो हम स्लाइड पे लगाएंगे तो उसके लिए उसको स्टिक करने के लिए कोई एडहेसिव भी यूज़ करना पड़ेगा. सो इट इंक्लूड्स प्रोटीन एडहेसिव सच एज एग एल्बुमिन, जिलेटिन, मेयर्स एग एल्बुमिन. ठीक है, ये सारे जो हैं एडहेसिव्स यूज़ किए जाते हैं. थार्मल क्रिस्टल्स आर यूज टू प्रिवेंट एडहेसिव्स. एडहेसिव्स को प्रिवेंट करने के लिए कि अच्छे ज़्यादा दिनों तक हम उसको स्टोर कर सकें, उसके लिए हम उसमें थार्मल क्रिस्टल डालते हैं. अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखा है, वैसे मुझे यहाँ बताना नहीं चाहिए था, ये मुझे माइक्रोटोम के टॉपिक में पढ़ाना चाहिए था, बट हियर आई एम गोइंग टू टेल यू कि माइक्रोटोम की नाइफ जो होती है उसको हम शार्प कैसे करते हैं. देयर आर 2 मेथड्स, स्टॉपिंग एंड हॉर्निंग. स्टॉपिंग का मतलब होता है लेदर की बेल्ट पे. जब हम लेदर की बेल्ट पे नाइफ जो होती है माइक्रोटोम की, उसको जब हम मूव करते हैं टू एंड फ्रो शार्प करने के लिए, तो वो मेथड होता है स्टॉपिंग. और हॉर्निंग का मतलब होता है जब हम स्टोन पे उसको रब करते हैं, दैट इज हॉर्निंग. तो इन 2 तरीके से हम अपनी माइक्रोटोम की नाइफ को शार्प कर सकते हैं. ठीक है, और हॉर्निंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉइंट है कि कौन सा स्टोन पे हम उसको घिसते हैं. सो दैट इज ब्लैक बेल्जियम स्टोन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, ब्लैक बेल्जियम स्टोन पे हम उसको रब करते हैं तो उससे शार्प होती है. दैट इज हॉर्निंग. एंड लेदर पे यूज होती है शार्पिंग, स्टॉपिंग. बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है कि हॉर्निंग किस में है, स्टॉपिंग किस में है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं उनको. नेक्स्ट है डिकैल्सिफिकेशन, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ. यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 5% नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ये वेरियस केमिकल्स हैं जो डिकैल्सिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं. इट इज़ वेरी रैपिड इन बिटवीन 50 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में. डिकैल्सिफिकेशन जो होता है वो काफ़ी फास्ट होता है. रिब्स, बोन्स और हार्ट टिश्यू के लिए यूज़ करते हैं. अ 5 mm रिब क्रॉस सेक्शन टेक्स 6 to 8. हाँ, मैंने बोल दिया था कि 6 mm के लिए हम 6 से 12 घंटे लेते हैं, लेकिन जब 5 mm का क्रॉस सेक्शन होता है तब उसको 6 to 8 आवर्स लेते हैं. और 5 से ज़्यादा होगा तो फिर वो 6 to 12 आवर्स जो हैं वो लगेंगे. सो दिस इज़ द all about process and grossing of histopathology. वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.